नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह 25 बहुविकल्पी प्रश्न पिछली टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के वीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी एवं आरपीएससी की परीक्षाओं से लिए गए हैं तथा आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास में देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न है, मुद्रा हेतु लेन देन मांग, सतर्कता मांग और सटोरी मांग का कुल योग कहलाता है। ऑप्शन ए ऋण योग्य निधि, बी मुद्रा आपूर्ति, सी सट्टा उद्देश्य और डी मुद्रा हेतु तरलता वरीयता। तो मुद्रा हेतु लेन देन मांग, सतर्कता मांग और सटोरी मांग का जो कुल योग है मुद्रा हेतु तरलता कहलाती है। मुद्रा की तरलता के संबंध में जो ब्याज का सिद्धांत है वह प्रोफेसर केन्स द्वारा दिया गया था और प्रोफेसर केन्स के सिद्धांत से यह क्वेश्चन लिया गया है। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल किसके लेखों में पाया जाता है। ए रिकार्डो, बी डाल्टन, सी पिगू, डी एडम स्मिथ। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल जो है वह डेविड रिकार्डो के सिद्धांतों में पाया जाता है। तो डेविड रिकार्डो ऑप्शन ए में है। डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन, जिसका प्रकाशन 1817 में हुआ था, इस किताब में इन्होंने तुलनात्मक लागत के आधार पर विशिष्टीकरण तथा व्यापार की संभावना तथा उससे दोनों पक्षों के लाभ होने की बात को स्वीकार किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल जो है डेविड रिकार्डो के लेखों में पाया जाता है। इसके अलावा निरपेक्ष लागत अंतर के आधार पर व्यापार की बात एडम स्मिथ करते हैं और एडम स्मिथ निरपेक्ष लागत अंतर के आधार पर जो व्यापार की बात करते हैं वे अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 ईस्वी में करते हैं। इसके अलावा जी हैबरलन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवसर लागत सिद्धांत की बात कही थी तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक स्वरूप में हेक्सर ओलिन का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की बात जो है हेक्सर ओलिन द्वारा की जाती है। तो यह व्यापार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षण का अर्थ है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर संरक्षण की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षण का अर्थ जो है वह क्या कहलाता है। 3 नंबर प्रश्न में प्रतिबंधित व्यापार नीति, बी मुक्त व्यापार नीति, सी अर्ध प्रतिबंधित व्यापार नीति और डी उपयुक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षण का अर्थ जो है वह प्रतिबंधित व्यापार नीति के अंतर्गत आता है। ये सही है। अगला, आयात और निर्यात पर किसे आरोपित किया जाता है, कौन सा कर आयात और निर्यात पर लगाया जाता है, पूछा गया है। संपत्ति शुल्क, संपत्ति एवं उत्पाद शुल्क, निगम कर, सीमा शुल्क। तो आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला जो कर है वह सीमा शुल्क है और सीमा शुल्क ऑप्शन डी में है। सीमा शुल्क वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क की दरें विशिष्ट या मूल्यानुसार होती हैं, अर्थात यह वस्तुओं के मूल्य पर आधारित होती हैं। सीमा कर एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। सीमा कर के अतिरिक्त सेवा कर, उत्पाद कर, बिक्री कर और मनोरंजन कर जो है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पारस्परिक मांग के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पारस्परिक मांग के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वह जेएस मिल को माना जाता है। ए ऑप्शन सही है 5 नंबर प्रश्न का। अगला 6 नंबर प्रश्न, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी लुइस ने, मार्शल एजवर्थ ने, यंग ने, सिंगर ने। तो प्रस्ताव वक्र की अवधारणा की अगर बात की जाए तो प्रस्ताव वक्र की अवधारणा देने का श्रेय जो है मार्शल एवं एजवर्थ को जाता है। बी ऑप्शन सही है। क्या है प्रस्ताव वक्र? जो जेएस मिल प्रस्ताव वक्र के पहले प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर की वास्तविक संतुलन दशा को स्पष्ट करने में असमर्थ रहते हैं। अतः मार्शल ने जेएस मिल के प्रतिपूरक मांग की जो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर की वास्तविक दशा को इस कमी को दूर करने के लिए
प्रस्ताव वक्र का प्रतिपादन किया। जेएस मिल के अनुसार प्रस्ताव वक्र एक प्रकार की मांग वक्र है जो किसी वस्तु के निर्माण की मात्रा को दर्शाता है जिससे एक देश दूसरी वस्तु की मात्रा को आयात करने के लिए देने को तैयार रहता है। प्रस्ताव वक्र की व्युत्पत्ति में मार्शल ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम को आधार बनाते हैं तथा मार्शल के अनुसार दो देशों के बीच विनिमय दर अर्थात व्यापार की शर्त का निर्धारण उस स्थिति पे होता है जब दोनों देश के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटते हैं। अगर दो देश हैं तो उनमें प्रस्ताव वक्र, जैसे एक ये ए देश का प्रस्ताव वक्र और बी देश का प्रस्ताव, ये हो जाएगा बी देश का प्रस्ताव वक्र, ए देश का प्रस्ताव वक्र, और यह व्यापार की शर्त हो जाएगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इस प्रकार से प्रस्ताव वक्र एक प्रकार से मांग वक्र है जो किसी वस्तु के निर्यात की उस मात्रा को दर्शाता है जिससे एक देश दूसरी वस्तु की मात्रा को आयात करने के लिए देने को तैयार रहता है। इसे ही क्या कहा गया? प्रस्ताव वक्र कहा गया। अगला प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए लागत में समान अंतर, बी सापेक्षिक अंतर के सापेक्षिक लागत में अंतर, सी वस्तुओं का अभाव, डी निर्यात की आवश्यकता। तो दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण जो है सापेक्षिक लागत में अंतर, सापेक्षिक लागत में अंतर बी ऑप्शन में सही है। अगला प्रश्न है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत ऑप्शन ए रिकार्डो द्वारा, बी हैवलर द्वारा, सी गुस्ताव कौशल द्वारा, डी जेएस मिल द्वारा। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन जो है गुस्ताव कौशल द्वारा किया गया था। क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो है विनिमय दर निर्धारण का एक आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है कि दो देशों के बीच मूल्य स्तर समान होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मुद्राओं के आदान प्रदान के बाद प्रत्येक देश में वस्तुओं की कीमत समान होगी। इस सिद्धांत का सबसे पहले जो प्रतिपादन है वह प्रोफेसर गुस्ताव कौशल द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही है 8 नंबर प्रश्न का। अगला 9 नंबर, पूंजी, जब पूंजी की कीमत श्रम की कीमत की अपेक्षा अधिक हो तो तकनीक होनी चाहिए। जब पूंजी की कीमत श्रम की अपेक्षा अधिक है तो पूंजी गहन तकनीक होगी, और जब श्रम की कीमत पूंजी की अपेक्षा अधिक होगी तो श्रम गहन तकनीक होगी। तो यहाँ पूंजी की कीमत श्रम की कीमत की अपेक्षा अधिक है तो वह तकनीक जो होगी पूंजी गहन तकनीक होगी। ए ऑप्शन सही है। अगला है, हाइक्सर ओलिन के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार का कारण होता है मांग दशाएं, तकनीक, टेस्ट पैटर्न, साधन संपन्नताएं। तो हाइक्सर ओलिन के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार का जो कारण है वह साधन संपन्नताएं हैं। आप 10 में सही आंसर डी है, साधन संपन्नता डी में दिया गया है। सामान्य मांग फलन का ढाल होता है ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, अनंत। तो सामान्य मांग फलन का ढाल जो है वह ऋणात्मक होता है। सामान्य मांग फलन की अगर बात की जाए तो वह बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है जो बताता है कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम होती है तथा कीमत घटने पर वस्तु की मांग ज़्यादा होती है। इसलिए सामान्य मांग फलन का ढाल ऋणात्मक होता है। सी ऑप्शन सही है। अगला, उपभोक्ता की बचत होती है। उपभोक्ता की बचत किसमें होती है? ऑप्शन ए अनिवार्य वस्तुओं में, दुर्लभ वस्तुओं में, विलासिता की वस्तुओं में, आरामदायक वस्तुओं में। तो उपभोक्ता की बचत जो है वह दुर्लभ वस्तुओं में होती है। बी ऑप्शन सही है 12 नंबर प्रश्न का। अगला 13 नंबर प्रश्न, एक अनधिमान वक्र का ढाल होता है। तो एक अनधिमान वक्र का ढाल धनात्मक होता है, अनंत होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है। तो अनधिमान वक्र भी बाएं से दाएं गिरता हुआ मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर ऋणात्मक ढाल का होता है। तो यह अनधिमान वक्र है, ऋणात्मक ढाल। सी ऑप्शन 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, अनिवार्य वस्तुओं की मांग सामान्यतः होती है बेलोचदार, अनिधार्य, लोचदार, अत्यधिक लोचदार। तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग जो है वह बेलोचदार होती है। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अनिवार्य वस्तुओं की मांग सामान्यतः बेलोचदार होती है। अगला, विलासिता की वस्तुओं की आय लोच होगी, सदैव धनात्मक, सदैव ऋणात्मक, अनंत, शून्य। तो विलासिता की वस्तुओं की आय लोच जो है वह सदैव धनात्मक होती है। 15 का सही आंसर ए है। अगला 16 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय व्यय में शामिल है। तो राष्ट्रीय व्यय में राजकीय व्यय शामिल है, उपभोग व्यय शामिल है, निवेश व्यय शामिल है। तो राष्ट्रीय व्यय में
राजकीय व्यय भी शामिल है, उपभोग व्यय भी शामिल है और निवेश व्यय भी शामिल है। तो उपरोक्त सभी शामिल हैं, इसलिए 16 का सही आंसर डी है। अगला 17 नंबर प्रश्न, खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग से अभिप्राय निम्न में से किस से है? तो खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग से अभिप्राय जो है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से है। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, बी ऑप्शन सही है 17 नंबर प्रश्न का। अगला 18 नंबर प्रश्न है, इसको GDP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद बराबर होता है GDP बराबर होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यह होता है। और इसी प्रकार से अगर GNP की बात की जाए तो GNP की अगर बात की जाए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP जो है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद की अगर बात की जाए, GDP डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जाए तो C प्लस आई प्लस जी होता है। GDP में C प्लस आई प्लस जी होता है और GNP में C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन होता है। GDP में एक्स माइनस एन आयात निर्यात शामिल नहीं किया जाता है और GNP में आयात निर्यात शामिल किया जाता है। और अगला प्रश्न है, y बराबर C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम समीकरण दर्शाता है। तो यह समीकरण जो है GNP को दर्शाता है। C कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और x माइनस एम निर्यात माइनस आयात की बात जो है इसमें की गई है। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यह सूत्र है। तो इसलिए 18 का सही आंसर C है। और अगर GDP पूछा जाए तो GDP बराबर होता है, GDP बराबर क्या होगा, GDP बराबर हो जाएगा GDP बराबर C प्लस आई प्लस जी, यह GDP हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अगर अंतर की बात की जाए तो सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आयात और निर्यात का अंतर देखने को मिलता है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में GDP से GNP कम होगी। GDP से GNP कब कम होगी? यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक होती है तब GDP से GNP कम होती है। तो इसका 18 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वह है C। और 17 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर है, खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग से अभिप्राय जो है वह C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम 20। तो 17 का सही आंसर B है और 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर C है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 19 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है किससे है? अगर प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। उद्योग, उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद क्या है, बैंक, बैंक सेवा में आता है, तृतीय क्षेत्र से संबंधित, और व्यापार भी तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसमें जो सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित जो है वह है कृषि है। किसे कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र? अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र उन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होती हैं। इन क्रियाओं का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से होता है। इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी और लट्ठा, मछली पालन, खनन और उत्खनन को शामिल किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र है। तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। इस प्रकार से 19 का सही आंसर बी है। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र आर्थिक क्रियाकलापों में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के रूप में
बदल कर उन्हें मूल्यवान बना देते हैं, अर्थात विनिर्माण, निर्माण और प्रसंस्करण से संबंधित गतिविधियां इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र के साथ मिलकर निर्माण एवं विनिर्माण करते हैं उसे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस एवं जलापूर्ति द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से तृतीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में वे क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं जो सामान्यतः सेवा गतिविधियों से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से 19 का सही आंसर जो है वह है बी। अगला 20 नंबर, सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया किन्स द्वारा, कुजनेट्स द्वारा, फ्रीडमैन द्वारा, ड्यूजनबरी द्वारा। तो सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन ड्यूजनबरी द्वारा किया गया था, डी सही है। अगला, निम्न चित्र में किस प्रकार की कर प्रणाली को प्रस्तुत किया गया है? तो यह जो चित्र है, इस चित्र में यह प्रगतिशील कर है, फिर आनुपातिक कर है। तो यह हम कह सकते हैं कि अधोगामी कर व्यवस्था को दर्शा रहा है आरेख, और अधोगामी कर व्यवस्था के अंतर्गत जो भारत में आय कर है उसको शामिल किया गया है। सी ऑप्शन सही है 21 का। अगला, एक प्रतिगामी कर के साथ, एक प्रतिगामी कर के साथ क्या होता है? आय बढ़ती है, कर की दर समान रहती है। तो आय बढ़ती है और कर की दर समान रहती है तो यह आनुपातिक कर हो जाएगा। आय बढ़ती है, कर की दर घटती है, तो प्रतिगामी कर में आय बढ़ती है और कर की दर घटती है, यह सही है, बी सही है। आय बढ़ती है और कर की दर स्थिर रहती है, यह आनुपातिक कर हो जाएगा। और आय घटती है और कर की दर घटती है, आय घटती है और कर की दर घटती है, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार से 22 का जो सही आंसर है, प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर बी है। प्रतिगामी कर के साथ जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वैसे वैसे कर की दर क्या होती है? घटती है, बी ऑप्शन सही है। अगला 23 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक विकास का अर्थ है। तो सामुदायिक विकास के अर्थ की अगर बात की जाए तो सर्वांगीण ग्रामीण विकास ऑप्शन ए में दिया गया है, बी शहरी विकास, सी क्षेत्रीय विकास, डी पंचायत विकास। तो सामुदायिक विकास के अर्थ में सर्वांगीण ग्रामीण विकास को शामिल किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 24 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? अशिक्षा, गरीबी, प्रति व्यक्ति उच्च आय, कृषि की प्रधानता। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अशिक्षा पाई जाती है, गरीबी पाई जाती है, प्रति व्यक्ति उच्च आय नहीं पाया जाता और कृषि की प्रधानता तो है ही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति उच्च आय नहीं पाया जाता, सी ऑप्शन नहीं पाया जाता। अगला है, पूरा मॉडल की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी नरेंद्र मोदी द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा, कोई नहीं। तो पूरा मॉडल की अवधारणा जो है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जो शहरों के समान ही गाँवों में भी आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित है। तो इस प्रकार से पूरा मॉडल की अवधारणा एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दी गई थी। इस प्रकार आज की इस क्लास में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया, जो प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और रिवीजन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ तथा अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या नए हैं तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।